राउल्स लॉ थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ा दिया था, है ना, और उसमें मैंने आपको मोल फ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ाया था लास्ट क्लास में। मोल फ्रैक्शन निकालने के 3 तरीके भी सिखाए थे आपको। जिन लोगों को याद नहीं है क्योंकि वो बीच में बंद हो गया था वीडियो, तो वो लोग एक बार देख लें। एक तो आपका था कि P0 A इंटू एक्स से चल रहा था, याद आ रहा सबको? है ना। और यहाँ पर एक्स से निकालने के 3 तरीके थे, ठीक है। तो एक्स से कैसे निकलेगा? तो एक्स से निकलेगा, एक तो ए निकाल लो या बी निकाल लो, बी निकालना थोड़ा सही दिखाई देगा। ए के लिए भी कर सकते हैं, ऐसी कोई मतलब समस्या वाली बात नहीं है। एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अब मैंने बी क्यों किया इसके बारे में भी बताऊंगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे ए लिख देता, यहाँ पे ए लिखता, यहाँ पे भी ए लिखता और यहाँ पर बी निगलेक्ट कर देता, तो ए से ए कट के 100 बन जाता। इसलिए कभी भी जो ट्रिक बाजी है उसमें ए का फाइंड नहीं करते, किसका फाइंड करते हैं? बी का फाइंड करते हैं। समझ में आया ना क्यों? क्योंकि देखो मैंने क्या सिखाया था कि मैंने कंडीशन सिखाई थी कि इफ एन ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन बी, एन ए एन बी से बहुत बहुत बड़ा है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि हम इस एन बी को निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सम हो रहा है। कोई क्या ऊपर वाले को नहीं किया, अरे ऊपर वाला डिवाइड हो रहा है वो नहीं हो सकता। डिवाइड और मल्टीप्लाई निगलेक्ट नहीं होते, सम और माइनस निगलेक्ट हो सकते हैं अगर वो बहुत छोटी क्वांटिटी हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू सीधे क्या हो जाएगी? एन बी अपॉन एन ए हो जाएगी। ये बात मैंने आपको सिखाई थी लास्ट। और एन बी की वैल्यू होती है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। और यहां से एक्स बी की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी जिसको हम 1 में से माइनस करके एक्स से निकाल सकते हैं। जिन लोगों को याद ना आ रहा हो तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, इसका यूज कर सकते हैं सीधा इस जगह पर, और हम लोग निकाल सकते हैं एक्स ए को कैसे? 1 माइनस एक्स बी से, क्योंकि एक्स ए और एक्स बी का सम क्या होता है? 1। लेकिन अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम एक्स ए निकालना चाहोगे तो क्या होगा कि एन ए ऊपर होगा और एन ए ही नीचे होगा, तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब बी है ही नहीं, जबकि ऐसा तो नहीं है, बी तो है हमारे पास। तो इसलिए इस टेक्निक को, जो ये निगलेक्ट करने वाली टेक्निक है, इसमें एक्स बी निकालते हैं। कभी एक्स ए मत निकालने बैठ जाना, नहीं तो 100 आ जाएगा आंसर। 100 का मतलब 1 आ जाएगा आंसर। बात क्लियर हो गई ना? कोई पूरा पूरा कट जाएगा ना तो 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। इतनी बात क्लियर है सभी को? ये मैंने आपको पिछली क्लास में नोट करवा दिया था, इतने में कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैंने बताई थी कि इफ सॉल्वेंट इज क्या हो? वाटर हो, ठीक है भाई, देखना आ रहा है इसमें, ठीक है। सॉल्वेंट वाटर है और वो भी कितना है? 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर। तो हम क्या करते हैं? तो भाई देखो हम क्या करते हैं, एन ए का वैल्यू कितना हो जाए? 1 लीटर और 1000 ग्राम, लगभग बराबर सी बात है, ठीक है ना। तो उसमें डेंसिटी का चक्कर नहीं पालना। तो 1000 बटे मतलब डब्ल्यू ए अपॉन एम ए होता है ना। अरे एन ए का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, याद है ना? ये 11वीं क्लास का मोल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 18 डिवाइड करते हैं तो 55.56, 55. बोलो क्लियर? हाँ। तो इसकी वैल्यू में सीधे सीधे याद आ जाता। अब देखो कितना फायदा हो जाएगा। अगर मान लो ये निगलेक्ट भी हो रहा हुआ और पानी भी हुआ तो मैं सीधे एक्स बी निकाल दूंगा। एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन 55.56, खत्म, सीधा सीधा। और इसको सीधा यहाँ पर कर दूंगा। बात क्लियर हो गई ना? और अगर ये एन बी भी 100 या किसी कटने वाले टर्म में हुआ तो एक्स बी बराबर एन बी अपॉन 1000 इंटू 18। तो 1000 की 0 से 0 को छोड़ा दूंगा अगर ऊपर 0 चल रही हुई हमारी, या 100 का टर्म या 5 का टर्म चल रहा हुआ, और 18 का सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर जल्दी से निकल आएगा। तो ये मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई थी कि मोल फ्रैक्शन को कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। एक तो यही अपना तरीका है, यहाँ पर एक्स ए निकालना हो तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, तो इससे निकाल सकते हैं। तो एक टेक्निक, एक तो अपना ये बेसिक तरीका है जिससे हर स्थिति में निकल ही आएगा, पहला। दूसरा आपका ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन लगी है तो, और तीसरा ये कंडीशन लगी हुई है तो ये आपके इस तरीके से 4 फॉर्मूले बन जाते हैं। वो 3 फॉर्मूले में, 3 नहीं 6 फॉर्मूले हो गए। बात क्लियर हो गई सभी को? ये मैंने आपको सिखा दिए थे। देखिए इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बिना ये चैप्टर नहीं होगा। चैप्टर मैंने आपको बता दिया था, इस बुक का पहला चैप्टर और दूसरी बुक का पहला चैप्टर, दोनों ये कठिन है और वो वाला बहुत लेंथी है। कठिन तो वो भी है लेकिन वो लेंथी भी है, और इसमें भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की वजह से सवाल ज्यादा लगते हैं तो टाइम लगता है। आज इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ क्लास में किसी दिन देखो आपको 1 घंटे के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि जल्दी से जल्दी मामला निपट जाए। अभी आपका पेपर होगा मई में, होगा कि नहीं, और उसमें कम से कम 2 चैप्टर आ जाएंगे। फिर कोई जादू थोड़ा नहीं है यार, तुरंत नहीं हो सकता, कठिन है ये चीजें, ठीक है ना, टाइम लगता है। अपने मन में इतना पक्का कर लो। और अगर कोई याद करके नहीं आया तो आज तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, अगली क्लास में अगर किसी ने याद करके मुझे नहीं सुनाया
उसके पेरेंट्स को बुलाऊंगा भाई। फिर मुझे मत कहना कि मेरे पेरेंट्स को क्यों बुला लिया। मैं बिल्कुल उन बच्चों को बर्दाश्त करने के आज राजी नहीं हूं जो पढ़ के ना आने को तैयार हूं। आज मैं ग्रुप में एक आपको आर्टिकल भेजूंगा, अखबार में निकला हुआ, उसमें ये आया था कि फिजिक्स के इस बार जो पेपर हुआ है उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आए और इसलिए पेपर कठिन हो गया, जबकि केमिस्ट्री में नहीं आए। तो ये संस्तुति बोलते हैं, मतलब ये एक तरीके की ये बात बताई गई सीबीएसई बोर्ड को कि आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डालने चाहिए थे, क्योंकि प्रोग्राम यही था कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे। तो अगर उन्होंने इस बार डाल दिए तो ये कठिन हो जाएगा। ज्यादा मेहनत करिए, नहीं तो धोखा खा जाओगे, जैसे इस बार बच्चे फिजिक्स में खा गए। वो वही कॉन्सेप्चुअल पढ़ के गए, डेरिवेशन पढ़ के गए, और वो 2 4 5 क्वेश्चन थे वो पढ़ के गए, न्यूमेरिकल लगा के डेरिवेशन 2 आए खाली, 3 यानी 6 नंबर के। पहले 23 नंबर के आते थे। ठीक है सब पढ़ो पहले कि सिस्टम तरीका बदल दिया भाई उन्होंने। अब एप्लीकेशन चीजें हैं, सीधा सीधा कोई कुछ नहीं आने वाला, एप्लीकेशन आएंगे। जैसे मैंने वो मछली वाली बात बताई, वो एक एप्लीकेशन है। कोल्ड ड्रिंक वाली बात बताई, वो एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही वो कोई स्टोरी बना देंगे और एक क्वेश्चन देंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। पढ़ना पड़ेगा भाई, हल्के फुल्के में नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगली क्लास में कोई मैं तुमसे कुछ कहूंगा नहीं, तुमने सुनाया नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करूंगा, कोई फेट बट नहीं, और उन्हें बुलाऊंगा सीधा यहाँ पर आइए, और अगले दिन अगली क्लास में बुलाऊंगा और तुम्हारे उनके सामने तो बिठा के सुनूंगा। फिर क्लास खराब होने कोई समस्या नहीं, मैं तो 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बात क्लियर हो गई। लेकिन मैं तुम्हारी ऐसी व्यवस्था करवा दूंगा घर जाती तुम्हें ढंग से सिकाई हो जाए। ठीक है ना, मुस्कुराना सारा बंद हो जाए ना। हमें लगता मम्मी बुलाती तुम्हें, पापा कोई भी नहीं, कोई ना कोई तो होगा ही, तुम चिंता मत करो। आयुष कौन बेटा, कौन कूदता है इनको? बस भैया है बड़ा, चलो कोई बात नहीं। तो फिर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे गार्जियन से हूँ, कूट दूंगा मैं तो, किसी संकोच नहीं कर सकता। तुम्हारे पेरेंट्स के बाद मेरी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हारा डायरेक्शन पाथ सही रखें, और जिस तरीके से मैं ये चीज अचीव कर पाऊंगा उस तरीके से कर दूंगा। अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मारा तो कोई बात नहीं, जिम्मेदारी मेरी भी तो है कि नहीं? अब ये क्लियर हो गया सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग समझेंगे आइडियल गैस क्या होता है, या आइडियल वाला शब्द क्या है। तो जैसे मैंने पूछा आपसे कि आइडियल क्या है, तो आइडियल एक ऐसी चीज होती है जो होती नहीं है, ठीक है ना, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करने वाली आइडियल कहलाती है। अब मैंने ये बात एक बार और ही बताई थी कि अगर कोई चीज रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही और वो आइडियल है, तो वो क्यों है आइडियल? हम उसको पढ़ ही क्यों रहे जब वो है ही नहीं? तो बताओ क्यों पढ़ रहे हैं उसको? भाई जो चीज है ही नहीं उसको पढ़ के तुम्हें क्या फायदा? जो चीज है उसको पढ़ लो, रियल चीजों को पढ़ो। आइडियल को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? टॉपिक हमारा अगला चालू हो रहा है, आइडियल। बताइए। अरे बोलो, बैठे हो, भंडारे में हो, बताओ फिर। मैं क्या बोलता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पूछ दिया, वैसे पूछ तो मैं इधर भी सकता हूं, चलो इधर ले लो, इस बालक को ले ले। अब भैया कौन है कैंडिडेट? कोई हाथ नहीं उठाने को राजी है। चलो मैंने एक बात पूछ ली कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा खतरनाक था, में दूसरा पूछ लेता हूं। मान लो मैंने पूछा कि ये हर्षित बैठे हुए हैं, इनकी लंबाई ज्यादा है या कम है? तो बताइए ज्यादा है या कम है? अब कंपैरिजन किसके साथ? अब यही तो बात है कि अगर आप किसी के साथ करेंगे तो आंसर हर बार वेरिएबल आ जाएगा। मैं छोटा बच्चा ले आऊंगा तो तुम्हारी लंबाई ज्यादा आएगी, बड़ा बच्चा ले आऊं, बड़ा आदमी ले आऊंगा, कोई और लंबा सा आदमी ले आऊंगा तो उससे तुम्हारी कम आएगी। तो कंपैरिजन किसके साथ होना चाहिए? तो हमने कहा कि जी आम आदमियों की हाइट इतनी होनी चाहिए, आइडियल कंडीशन, उससे देखेंगे कि तुम ज्यादा हो या कम हो। समझ में आया ना? तो आइडियल रियल को कंपेयर करने के लिए होता है। कुछ चीजों का मेजरमेंट नहीं हो सकता, हम उनको कंपेयर करते हैं। अब हाइट का मेजरमेंट हो सकता, लेकिन ज्यादा कम वाला क्वेश्चन पूछूंगा तो वहां पे इसका आंसर नहीं आएगा। हाइट कितनी है ये निकाल सकती है। बात क्लियर हो रही कि नहीं? मैंने कहा कि जी अमन सुंदर है या नहीं है, अब इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, है ना? आयुष को सुंदर लग सकता है, नहीं भी लग सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये बात समझ में आ रही कि नहीं?
तो ये तो डिपेंड करता है कि इनके पड़ोस में कौन बैठा है। हाँ है ना, जो जिसके साथ कंपेयर कर रहा हो उस, अब कोई आ जाए एकदम साउथ अफ्रीका से, हीरा बच्चा लगेगा। तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी है। तो कंपैरिजन के लिए हम एक आइडियल प्लॉट बनाते हैं गैसों के लिए या सॉल्यूशन के लिए, जिसके साथ कंपेयर करके हम ये पता लगाते हैं कि चीज ज्यादा है, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो उस तरीके से हम उसको दो हिस्सों में बांट देंगे कि पॉजिटिव में डेविएशन हुआ है या नेगेटिव में डेविएशन हुआ है। इनकी हाइट किस आइडियल हाइट से, मान लीजिए आइडियल हाइट 5.8 है और इनकी 5.8 से कम है, समझाने के लिए बता रहा हूं खाली। तो ये क्या है, ये नेगेटिव डेविएशन में है, मतलब ये आइडियल से अभी नीचे है। और अगर इनकी आइडियल से ऊपर होती तो ये पॉजिटिव डेविएशन में जाते, आइडियल से ऊपर हो जाते। ऐसे ही राउल्स लॉ में हम सबसे पहले आइडियल पढ़ेंगे कि आइडियली राउल्स लॉ कैसा होना चाहिए और वहां से एक्चुअल कहां डेविएट करता है। समझ में आया? तो आइडियल कोई वैसे तो कॉन्सेप्चुअल है, तुम्हें मालूम है कि आइडियल गैस कंडीशन क्या होती है, क्या होता क्या है आइडियल, इस बात को छोड़ के। ये तो मैंने ये बताया कि आइडियल का हम इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं, होता क्या है आइडियल। इधर गर्ल्स में किसी को बताओ, बताइए, बता बेटा। जो उसके एटम होते हैं ऐसे लगते हैं कि काफी दूर होते हैं, शाबाश, हाँ, होते ही नहीं है, मतलब नहीं आइडियल है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नहीं एग्जिस्ट तो करते हैं, पहली वाली बात तो सही चल रही थी, फिर बाद में गड़बड़ कर दी। देखो भाई आइडियल, कोई और गैस के मॉलिक्यूल मतलब बहुत ज्यादा दूर होते थे तो पीछे कोई फोर्स। हाँ, ये बात दो बातें आ गई इसमें, दोनों बातें सही हैं। हम आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को इतना दूर मानते हैं कि अगर हम उसमें कोई और गैस मिलाएं तो उनके वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। जैसे मान लो कि इस कमरे में अगर एक आइडियल गैस का एटम होता पूरे कमरे में एक ही, और दूसरा एटम कहीं दूर होता और कुछ होता ही नहीं, खाली होता, तो मैं अगर इसमें थोड़ी सी गैस और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कोई और गैस मिला देता तो क्या कमरा भर जाता? नहीं। या कमरा चौड़ा करना पड़ता? नहीं। इसीलिए ऐसी कंडीशन बनाई गई है जो टेक्निकली सोचो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइडियल के हिसाब से सही लगता है। उन्होंने कहा कि चेंज इन वॉल्यूम 0, डेल्टा V इक्वल टू 0 बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि 100 ml आइडियल में अगर तुमने 100 ml आइडियल मिला दिया, इट रिमेन 100 ml, 100 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 100 वाले के मॉलिक्यूल इतने दूर थे, दूसरे वाले आए वो उतने दूर में फिट हो गए, वो समस्या ही नहीं हुई। बात समझ में आई ना? तो इसलिए वॉल्यूम बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया। अब चूंकि मॉलिक्यूल इतना दूर है तो ना तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, ना ही रिपल्सन आ रहा है, और अगर वो पास भी आ जाए, पहली बार तो आते ही नहीं है, आ जाए तो भी उनमें अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होगा, चाहे चार्ज कुछ भी हो। ये बात बोली गई, मतलब ऐसी बातें बोली गई जो फीजिबल नहीं है, ठीक है ना। एनर्जी चेंज नहीं होता क्योंकि डेल्टा H इक्वल टू 0 बोला गया। इसका मतलब अगर दो एटम आपस में टकरा जाए, पहली बात तो वो दूर है तो टकराएंगे नहीं, अगर वो टकरा जाते हैं तो उनकी डायरेक्शन तो बदलेगी लेकिन एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। एनर्जी कांस्टेंट मतलब डेल्टा H इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे से अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस नहीं करते, ऐसी बातें बनाती हैं आइडियल। बात क्लियर हो गई? अभी इतना क्लियर है ना? तो अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, आप देख ले, फिर इसके बाद इसके एक दो क्वेश्चन पिछले वाले लगा लेंगे और ये इतनी बात क्लियर हो गई, आइडियल क्लियर है ना। अच्छा एक बात और रह गई थी, जरा उसको और पढ़े। मैंने एप्लीकेशन पढ़ा दिया था, एप्लीकेशन पढ़ गया था ना, हाँ है ना। आइडियल और पढ़ा देता हूं, फिर इसको लिखवा दूंगा क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है। हेनरी लॉ ने जो बताया था वो गैस के लिए था, राउल्स लॉ ने जो बताया वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों पे एप्लीकेबल है, लेकिन हम सॉलिड और लिक्विड पे ही लगाते हैं। तो हमें इनकी लिमिटेशन और सिमिलरिटी, डिफरेंस वगैरह वो टॉपिक भी पढ़ना है। तो पहले हम राउल्स लॉ सीख लेते हैं, फिर वापस लिखवाऊंगा। आज लिखवाने का नहीं है, पहले भी सिखा ही रहा हूं, और ये बड़ा टॉपिक है तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखो मैंने आपको ये बताया था, वेपर प्रेशर के बारे में बताया था कि जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, मान लीजिए एक क्लोज कंटेनर में एक बीकर रखा हुआ है और ये गर्म हो रहा है, ठीक है ना, और गर्म हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है या किसी भी तरीके से गर्म कर दिया, ठीक है, और इसमें से वेपर्स निकली। तो चूंकि इसका एटमॉस्फेयर बहुत छोटा है तो थोड़ी ही देर में यहाँ पर वेपर्स इकट्ठी हो जाएंगी और यहाँ से लगातार वेपर निकल रही है, तो उनमें क्या हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम में इक्विलिब्रियम सेटल हो जाएगा, है ना। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जितनी वेपर्स उड़ेंगी उतनी बूंदें ऊपर से नीचे गिर जाएंगी। बात बराबर, यहाँ गिरे वहां गिरे कहीं गिरे मतलब गिर जाएंगी, समझ में आया ना। तो जो वेपर्स उड़ के जा रही हैं, वो जो यहाँ पर प्रेशर लगा रही है वो तो है वेपर प्रेशर। ये बात मैंने पहले समझाई थी। कंटेनर क्लोज कर देने से वो जल्दी अचीव हो जाता है। अब देखो ये बात समझ में आ गई,
और अगर हम खुला छोड़ देंगे तो वो हवा में ऊपर एटमॉस्फेयर को लगाएंगे। अब एटमॉस्फेयर तो भाई बहुत बड़ा है, तो उसको बराबर करने में समय लग जाता है। अब इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन बताओ, मालूम क्या है? कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? ये एप्लीकेशन देखो कहां लिंक किया जाके। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तुम लिंक नहीं कर रहे हो पेपर में, कहां चला गया? कुकर में खाना क्यों जल्दी बना? जो पानी उड़ा, ढक्कन बंद था, गैस निकल नहीं पा रही थी, इक्विलिब्रियम कंडीशन जल्दी अचीव हो गया, बॉइलिंग पॉइंट तुरंत। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये एटमॉस्फेयर प्रेशर वेपर प्रेशर बराबर होता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। कुकर में प्रेशर हाई है, प्रेशर हाई हो गया कि नहीं भाई? वेपर उड़ती जा रही, छोटा सा एटमॉस्फेयर है, प्रेशर हाई हो गया। अगर ये ढक्कन खोल देते तो वो तो पूरे एटमॉस्फेयर को धक्का मारता, तब बराबर करता, तो उसमें समय लगेगा। बात क्लियर हो गई? ऐसे पहाड़ों पे जाके अच्छा एक बात बताओ, पहाड़ों पे खाना जल्दी पकता है देर में पकता है? देर में पकता है। क्यों? प्रेशर तो वहां पे कम है, प्रेशर तो कम है ना, तो अचीव तो जल्दी हो जाना चाहिए। देखो यहां पर तुम बेवकूफ ना बन जाओ, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है। पानी पहाड़ों पे, पहले मैं खाने की नहीं बात कर रहा हूं, सिर्फ पानी बात कर रहा हूं। अगर मैं पहाड़ों पे पानी गर्म कर रहा हूं तो जल्दी गर्म होगा, देर में गर्म होगा? गलत है, जल्दी गर्म हो जाएगा। देखिए वेपर जो उड़ रही है पहाड़ पे चलेगी, मतलब ऊंचाई पे चलेगी, तो उसके ऊपर एटमॉस्फेयर क्या है? कम है। क्योंकि समझ गए ना मेरी बात को? जमीन पर यहाँ पे प्रेशर इतना लग रहा था और तुम पहाड़ पे खड़े हो तो प्रेशर इतना ही लग रहा है, बोलो हाँ है ना? अब तुम्हें सिर्फ इतने प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर करना है। मान लो यहाँ पर एक बीकर रखा हुआ है, ठीक है ना, ये पहाड़ है, ठीक है, और इतने प्रेशर के बराबर क्या करना है? वेपर प्रेशर करना है। बात क्लियर होगी ना? तो ये बराबर करना, और यहां से अगर एक बीकर रख दूं और यहां से गैसें निकल रही हो और यहां पे बराबर करना है एटमॉस्फेयर प्रेशर और वेपर प्रेशर, तो कौन जल्दी बराबर हो जाएगा? ऊपर वाला जल्दी बराबर हो जाएगा, हाँ है ना? तो खाना देर में पकने वाली बात ही समझ लो, नहीं तो कई बच्चे से कंफ्यूज होते हैं कि जी वो उल्टा ही आंसर देंगे। पानी जल्दी गर्म हो गया, जल्दी उबलने लगा, तो पानी उबलने लगा ना जल्दी, आलू थोड़ा पक गए। बात समझ में आई आपको? अगर उबलते हुए पानी में मैं कच्चा आलू डाल दूं तो क्या डालते ही उबल जाएगा क्या? नहीं। तो पानी जल्दी उबलने लगा, इसका मतलब है कि वो उबल तो जल्दी रहा है, लेकिन पकने में तो समय चाहिए ना, पकने के लिए तो प्रेशर और दूसरी चीजें चाहिए, तो वो तो प्रेशर तो ऊपर कम है। कुकर के अंदर क्या मसला हो गया? कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ गया, हाँ है ना? तो मुद्दा अलग अलग चीजों का है। बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव हो जाएगा क्योंकि वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर को बराबर करने में कम समय लग रहा है। खाना पकने में टाइम लगेगा क्योंकि खाने के मॉलिक्यूल का पकने का जो प्रोसीजर है उसके लिए जो रिक्वायर्ड प्रेशर है उतना प्रेशर है नहीं, तो उतना प्रेशर मेंटेन दोबारा लाने में समय लगेगा, इसलिए खाना तो देर में पकेगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव होंगे। अब आलू का बॉइलिंग पॉइंट तो होगा नहीं, बॉइलिंग पॉइंट तो पानी का है, पानी तो उबल रहा है लेकिन प्रेशर कम है तो वो उबल ही रहा है, पका नहीं पा रहा है। समझ में आया? इसलिए आप या तो कुकर में बंद करो या फिर देर तक पकाओ। पानी को कुकर में उबाले थे, पानी को कुकर टाइम देखो, पानी को आपने कुकर में बंद कर दिया तो उसका एटमॉस्फेयर जो एरिया है, मतलब जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो अपने और रिड्यूस कर दिया तो और जल्दी गर्म हो जाएगा। क्योंकि आपने क्या किया, दोनों कंडीशन फीजिबल कर दी ना, आपने उसका एरिया मतलब एटमॉस्फेयर छोटा कर दिया तो ऊपर वेपर प्रेशर जो देखो एटमॉस्फेयर तो ऊपर से प्रेशर लगा रहा था लेकिन कुकर का ढक्कन लगाने के बाद अब जितनी हवा अंदर है वही उसका एटमॉस्फेयर है। ये बात समझ में आ रही? तो वेपर जो निकलेंगी वो बहुत जल्दी उसको बराबर कर देंगी। पकाना कुछ नहीं है, तुमने सिर्फ पानी डाला, ध्यान रखना, तो पानी तुरंत उबलना चालू करेगा और प्रेशर भी बढ़ रहा है और प्रेशर क्योंकि गैस बढ़ती है नहीं, प्रेशर तुरंत उबलना चालू कर देगा लेकिन उसमें खाना नहीं पकेगा। समझ आया ना? ये कुकर के अंदर रखोगे तो बात अलग है, अगर पहाड़ पे ले जाके पानी उबल रहा है, समझ गया मेरी बात में कैसे मानो? अगर पहाड़ पे तुम ले गए एक डिब्बा, उसमें पानी भरा हुआ है तो वो उबलेगा तो जल्दी लेकिन खाना पकाएगा देर में क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव हो गया है। ठीक है ना? ये बात समझ आ रही? ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर मैं उबलता हुआ पानी ले आऊं और उसमें आलू उठा के डालूं और 1 मिनट बाद निकाल लूं तो क्या उबल थोड़ा जाएगा? अब उबल के थोड़ा आ जाएगा क्योंकि जो हमने तो उबलते हुए में डाला था, उसे जितना समय चाहिए वो तो प्रेशर पे डिपेंडेंट कर रहा है ना, प्रेशर के साथ रिलेशन भी है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो भैया जी यहां से एक एप्लीकेशन क्वेश्चन बनता है, पहाड़ों वाला उठा लो, कुकर का उठा लो, पहाड़ों पे खाना पका लो, पानी गर्म कर लो, बॉइलिंग पॉइंट सर्कुलेट कर लो, या हम किसी गहरी जगह चले जाते हैं, है ना, वहां पर उसका उल्टा हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो बॉइल करने में समय लगेगा लेकिन पकेगा बहुत जल्दी। ठीक है ना? क्योंकि प्रेशर हाई हो चुका है तो पकेगा जल्दी लेकिन बॉइल नहीं हो पा रहा होगा। क्या ये बातें समझ में आ गई?
अब देखिए आइडियल मैंने बता दिया आपको क्या होता है, राउल्स लॉ आपको पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में, फिर से एक बार लिख देता हूँ कि सपोज पी ए के लिए लिखना है तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए होगा, बोलो हाँ है ना। अगर सॉल्यूशन में ए की, देखिए ऊपर देखें प्लीज, अगर सॉल्यूशन में मान लीजिए सिर्फ ए ही है तो ये कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्यूशन में ए और बी दोनों कंपोनेंट है तो क्या होगा, तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। भाई अगर बी है तो बी भी प्रेशर लगाएगा और ये अपना प्रेशर लगाएगा जैसे जैसे उड़ रहे होंगे, हाँ है ना। तो टोटल कैसे निकलेगा, टोटल कैसे निकलेगा, टोटल ऐसे निकलेगा पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी निकलेगा, बोलो निकलेगा कि नहीं। मैं इस वक्त आइडियल पढ़ा रहा हूं, आइडियल, ठीक है ना। आइडियल मतलब ए को बी से मतलब नहीं और बी को ए से मतलब नहीं। ए उड़ेगा इसका क्या मतलब है, ए और ए का अपना बॉन्ड है और बी और बी का अपना बॉन्ड है, ये अपना उड़ रहा तो ये अपना उड़ रहा, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ये है आइडियल। मतलब होगा तो केस लग जाएगा इसमें, ठीक है। अभी मतलब वाला केस भी पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले ये क्लियर हो गया, तो हमने ए का प्रेशर निकाल लिया, बी का निकाल लिया, टोटल कर लिया, हो जाएगा। अब जिन लोगों को लग रहा हो ये क्या बवाल है, तो थोड़ा और समझ लो। देखिए जैसे यहाँ पर ये सरफेस है, भाई लिक्विड भरा होगा कहीं ना कहीं तक तो पहुंचेगा, तो इस सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल ए के होंगे, बोलो हाँ, कुछ मॉलिक्यूल बी के होंगे, मैं से दो ही बना रहा हूं, और भी होंगे, सही बात है कि नहीं, समझ रहे हैं। अब वो कितने हैं वही चीज कहलाती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यही तो होता है, हाँ है ना। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मात्रा ही तो है, नंबर ही तो होते हैं, समझ गए ना मेरी बात को। तो वो कितने हैं, मान लो 0.6 ये है, 0.4 ये, ध्यान सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आ गया तो लोग पूरा टॉपिक निपट जाएगा हमारा, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। 0.6 ये है, 0.4 ये है। अब सुनो ध्यान से, एक एग्जांपल समझना, ये बीकर ए का था, ये बीकर बी का था। पहले ए भरे हुए थे इसमें, ठीक है, और इसमें भरा हुआ था बी से बी का बॉन्ड, है ना, बी भरा हुआ था इसमें। अब देखना यहां पर पी ए की वैल्यू कितनी है, देखना 500, सपोज पी नॉट ए 500 है, 500 इंटू, अब चूंकि यहां पर बी नहीं है तो वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, रुको, इफ P naught A equal to 500, then PA equal to 500 into 1, तो PA equal to 500, बोलो हाँ है ना। बहुत खास चीज पढ़ा रहा हूँ, ध्यान समझिए बिल्कुल, दोबारा इधर उधर मत मन ले जाइएगा। अब यहाँ पे देखो, if P naught B, कुछ भी मान लो, कितना मान ले, 350, कैलकुलेशन मुश्किल है, 300 ले लो, 300, ठीक है ना, 50 कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। तो अब इसमें ए है क्या, नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन बी का कितना होगा 1। जब दूसरी चीज आई नहीं तो मोल फ्रैक्शन कितना है, जी हम ही है तो हम ही है, ठीक है ना। तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 इंटू 1, तो पी बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 300, बोलो आए ना। अब मैंने इन दोनों को यहाँ पे मिला दिया, वो भी कितना 60% इसका 40% इसका, समझाने के लिए परसेंटेज बोल रहा हूँ, मतलब 60 हिस्सा, 6 हिस्सा इसके और 4 हिस्सा इसके। तो मोल फ्रैक्शन में परसेंटेज तो होता नहीं है, मोल फ्रैक्शन 1 पे निकलता है ना, पढ़ाई था नहीं बात, तो 1 पे निकलता है, 0.6 ये और 0.4 ये, बोलो बात क्लियर हो गई, हाँ है ना। आपने इन दोनों को मिला दिया, इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिए, ध्यान से समझिए मेरी बात। देखो ये दोनों 1 नहीं मिला सकते, क्योंकि 1 मिला दोगे तो मतलब 0.5 गिना जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन 1 के ऊपर तो होता नहीं है। तो ये मत सोचना तुम मिलाओ चाहे कितना भी, फ्रिक्शन तो 1 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन निकाल ले ना, हिस्सा निकाल ले हो। इतनी बात क्लियर हो गई। जरा इधर देखते हैं, इधर ही लिख देता हूं, चलो नीचे। अब देखना, ये तो मैंने इनिशियल कंडीशन बनाई आपकी कि ये शुरुआत में ऐसे थे, फिर मैंने इन दोनों को मिला दिया, यहाँ पे दोबारा मिला के दिखाता हूं। मैंने इन दोनों को मिला दिया, ए और ए डाल दिया, और यहाँ पे बी और बी डाल दिया। ए है 0.6 और बी है 0.4, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना। इसको हटा दो, इससे कंफ्यूजन ना हो। अब देखो क्या होगा, तो पी ए कितना हो गया 500 इंटू मोल फ्रैक्शन, 500 इंटू मोल फ्रैक्शन। देखो पहले मोल फ्रैक्शन कितना था 1 था, अब कितना है 0.6, बोलो हाँ। तो बस खत्म ही होने वाले, थोड़ी देर और, 5 का 30, 300 हो गया, बोलो हाँ। अब देखो पी बी कितना हो गया बेटा, पी बी हो गया कितना 300 इंटू 0.4, ठीक है, 3 को 12, 120 ये हो गया, बोलो क्लियर। तो पी टोटल यहाँ पर कितना आया, पी ए प्लस पी बी, सही है कि नहीं, हाँ। तो मतलब हो गया 300 प्लस 120 मतलब 420। क्या सीखा हमने, हमने ये सीखा
कि आप कोई सी भी वैल्यू ले लीजिएगा, कोई सा भी मोल फ्रैक्शन ले लीजिएगा और कुछ भी ले लीजिएगा, लेकिन वैल्यू 500 से ऊपर और 300 के नीचे नहीं जा सकती। चाहे जितना भी तुम, चाहे इसे बढ़ा दो, चाहे इसे बढ़ा दो, इसे कम कर दो, उसे कम कर दो, कुछ भी कर लो, कोई वैल्यू यहां पे रख लो फ्रिक्शन की, लेकिन वैल्यू 500 से 300 के बीच में ही रहेगी। इसका मतलब है किसी की भी हायर साइड से हायर नहीं उठेगा और लोअर साइड से लोअर नहीं जाएगा। दो फ्रिक्शनों को मिलाएंगे, दो सॉल्यूशनों को मिलाएंगे तो वो बीच में ही एग्जिस्ट कर जाएगा। ये राउल्स लॉ है, आइडियल के लिए भी एप्लीकेबल है और नॉन आइडियल के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब रियल में भी यही होगा और आइडियल में भी यही हो रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? बोलो क्लियर है ना? उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, है ना? मैंने क्या सिखाना चाहा वो समझिए। अब आपको इसको रिलेट करिए। देखो उधर दिखाई दे रहा बेटा? नहीं, इधर? ठीक, जरा इसका ग्राफ और देखो भाई, फिर तुम मेरी बात समझोगे कि ये कथा क्यों चली थी। ग्राफ देखें इसका। ग्राफ का क्या मसला है? देखो मान लो यहां पर लिखा है ए, ये ग्राफ दोनों साइड से चल रहा है बेटा, ठीक है? यहां पर ए लिखा है और ए के लिए या यहां पर 0 वैल्यू और यहां पे 1 है और यहां पर 0 है और यहां पर 1 है। तुमको ये कैसी बात हो गई? ये ऐसी बात हो गई कि ए की वैल्यू यहां पर 0 थी। कितनी थी? 0। ये मोल फ्रैक्शन, ये एक्स, मतलब मैं लिख देता हूं, मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना? ए की वैल्यू यहां पर 0 थी, तो इस जगह पर बी की वैल्यू कितनी है? 1। तो बी के लिए ये वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू यहां 0 थी, समझिए ना? तो यहां पे आके 1 हो गई और ए की वैल्यू यहां 0 है तो वहां पे जाके 1 हो जाएगी। इसलिए दोनों तरफ 0 और 1 हो रहे हैं। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट पर मार्क बनाऊं, इस पॉइंट पर, तो यहां पर ए का प्रेशर कितना होगा? 0। तो भाई ए की वैल्यू कितनी है? 0। देखो ना, यहां पे 0 रखो, 0 0 खत्म, चाहे कुछ भी रहो। समझ गए मेरी बात को? अब मैंने ए की वैल्यू, अब मैं बी नहीं पढ़ा रहा इस वक्त, अभी ए पढ़ रहे हैं, समझा दिया, पहले ए पढ़ ली। अब मैंने ए की वैल्यू को बढ़ाया 0.1, 0.1 रखूंगा तो 500 में मल्टीप्लाई होगा 50 आ जाएगा, ठीक है? 0.2 रखूंगा 100 आ जाएगा, 0.3 रखूंगा 150 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? मोल फ्रैक्शन बढ़ता बढ़ता जाएगा, कितना मैक्सिमम पहुंचेगा? 500। क्योंकि जब आप यहाँ पे 1 रख देंगे तो वैल्यू 500 पहुंचेगी। ये बात समझ में आ रही है? ऊपर से आ रही है? तुमको कहते आ रही ना? ठीक है। तो देखो ये ग्राफ ऐसा गया और ये ग्राफ था पीए का, क्योंकि ये वैल्यू किसकी निकलनी है? इसकी निकलनी है, सही है कि नहीं? लेकिन यहां पहुंचने के बाद ये क्या हो गया? पीए इक्वल टू पी नॉट ए हो गया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन कितना हो गया है? 1 हो गया है। बात क्लियर हो गई कि नहीं? नहीं हुई? समझ गए ना? देखो ध्यान समझो, मान लो इसकी वैल्यू कितनी है? 500 है। 0.1 रखा 50, 0.2 100, 0.3 150, बढ़ाते गए 0.9 450, 1 500, 50 नहीं 500, तो बराबर हो गई। समझ में आ गई इतनी बात? कोई डाउट? ठीक है, इधर से देखते हैं। अब हम बी के लिए लेते हैं, तो बी की वैल्यू यहां पर कितनी है? 0। अब इधर से इधर चल रहे हैं, ठीक है ना? बी की वैल्यू यहाँ 0 है, तो मैं अगर 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा। फिर कैसे ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये ग्राफ ऊपर बढ़ता जाएगा। और ये ग्राफ पीबी का था और लास्ट में पहुंचने के बाद इट इज इक्वल टू द पी नॉट बी। बोलो क्लियर? और इतनी बात क्लियर हो गई? अब बात आती पी टोटल कहां? तो पी टोटल कहां है? यहां से यहां तक जोड़ दीजिए और पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 500 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 300 है, तो ये 500 से 300 के बीच की लाइन में ही होगा। और यही बात मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी। क्या बात क्लियर हो गई? तो जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो इस तरीके से लाई करता है। ये मैंने आइडियल का ग्राफ बनाया है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है किसी के मन में ये बात आ रही हो कि ये लाइन ऊपर क्यों है, ये लाइन नीचे क्यों है। आप किसी को भी ऊपर और नीचे कर सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि दो चीजों का वेपर प्रेशर बराबर लगभग नहीं होता है ना? किसी का भी लगभग बराबर नहीं होता। तो जब तुम बराबर कर दोगे तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी हो जाएगा, मतलब फिर उसमें एक ही चीज पड़ी है। तो आप बी को भी ऊपर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ए सॉल्वेंट होता है और जनरली सॉल्वेंट ज्यादा होता है ना? समझिए ना? हमेशा नहीं कह रहा हूं, जनरली ज्यादा होता है तो मैं ए को ऊपर रख रहा हूं। अगर किसी का मन बुरा नहीं तो बी को ऊपर रखेंगे, तो भाई तुम बी को रख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पानी में हो सकता है मैंने कम बॉइलिंग पॉइंट वाली चीज डाल दी हो, है ना? जिसका वेपर प्रेशर सॉरी बॉइलिंग पॉइंट कम हो तो जल्दी उठ जाएगा, ज्यादा प्रेशर लगा देगा।
बात क्लियर हो गई ना? हाँ है ना? तो ये लाइन है ऊपर नीचे ही रहेंगी, टेढ़ी मेढ़ी, कोई भी ऊपर कोई भी नीचे हो सकती, बस बराबर नहीं हो सकती। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको आइडियल के बारे में समझाया है, लिखवाऊंगा अगली क्लास में। पहले आज समझ लो, सारी बात बता दी। फॉर्मूला क्या था, यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला क्या था, टोटल क्या निकलता है। फिर मैंने एक आइडियल केस बनाया कि अगर ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो और कोई दूसरी चीज ना डालूं तो प्रेशर 500 है, फिर मैं कोई दूसरी चीज दूसरे वाले में डालूं इसका 300 है, फिर मैंने उन्हें किसी भी रैंडम रेशियो में मिला दिया तो उनका प्रेशर इतना आया। आप यहाँ पर प्रेशर मान लो, अब तुम यहाँ पर 0.8 रख लो, 0.5 रख लो, 0.5 ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 150, 400 हो जाएगा, रहेगा बीच में। तुम कुछ और रख लो, यहाँ पे 9 रख लो, यहाँ पे 1 रख लो, 0.9 0.1 रख लो, 0.1 ये 30 हो जाएगा, पानी में 470। हाँ है ना? इसलिए कभी भी इस लाइन को, इस रेंज को ये पार नहीं कर सकता, 500 से 300 के बीच में ही रहेगा। उम्मीद है मैंने आपको आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो राउल्स लॉ है वो पूरा समझा दिया है। अगर कोई डाउट है तो अभी हाथ उठाइए। पक्का क्लियर सभी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तुम लोगों ने एसी चलवा दिया, उसकी आवाज आएगी अब इसमें फोन में। चलो उसको लिख लो, उसमें लिखना प्रैक्टिस वाले में। सुनो बच्चे, नोट्स में जो भी सवाल लिखवाए जा रहे हैं ये मेजॉरिटी ऑफ मतलब मैक्सिमम रिपीटेड सवाल। अगर 10 इयर्स में मैं सबसे ज्यादा रिपीटेड सवाल देखूं तो मैंने उनको छांट के अलग कर लिया, ठीक है ना? और वो मैं आपको नोट्स में लिखवा रहा हूँ, रेस्ट आप प्रैक्टिस कॉपी में करते रहिए अपने, ठीक है ना? तो लिखे एक सवाल लिखे और ये सब घर से करके लाने हैं, ठीक है? संडे को एक सवाल न्यूमेरिकल का ही क्लास लगाएंगे, तो जो आपके जितने भी डाउट है सारे ले आना, खत्म कर देंगे। देखिए, इफ N2 gas is bubbled through water, if N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, ठीक है? How many millimoles of N2 gas? How many millimoles of N2 gas would dissolve in? How many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? 1 liter of water. Assume that N2 exerts a partial pressure. N2 exerts a partial pressure of क्या भाई? Assume that N2 exerts a partial pressure EX. ठीक है, exerts a partial pressure of 0.987 बार, ठीक है? KH इक्वल टू 76.48 किलो बार, KH इक्वल टू 76.48 किलो बार, ठीक है? KH लिखा हुआ है, समझ गए आप? हेनरी का सवाल है, उम्मीद है हो भी जाएगा। बोलो आए ना? चलिए अगला लिखें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये नोट्स में सॉल्व करने भाई, और अगर तुम्हें गलत लग रहे हो तो एक काम करो, इनका आंसर भी नहीं बगल में लिख लो, जिससे गलत हो ना तो फिर उसे मत करना नोट्स में, ठीक है? पहले वाले का आंसर है 0.717 मिलीमोल्स। 717 मिलीमोल्स लिखो या 10⁻³ मोल्स लिख दो, मिली मतलब वही होता है, ठीक है? 10⁻³ मोल्स या मिलीमोल्स, ठीक है? आप लिखें अगला, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड dissolved at 4 atm in 500 ml of water, in 500 ml of water at 298 Kelvin, ठीक है? KH इक्वल टू 1.67 किलो बार, KH इक्वल टू 1.67 किलो बार, ठीक है? चल इसका आंसर लिख लीजिएगा 2.6 ग्राम, 2.6 ग्राम, ठीक है? चलो बेटा क्या लिखो, H2S a toxic gas, H2S is a toxic gas, H2S a toxic gas is used for quantitative analysis, फुल स्टॉप, ठीक है? हाँ मुझे भी लगा, हाँ ये मत करो भाई साहब, ये तुम जो तुम निंदा टेक्निक दिखा रहे हो ना, कौन है कौन? ये निंजा टेक्निक मत दिखाओ यार, गर्मी वैसे ही बहुत है। ये जो आवाज में आवाज दबाने वाली तुम निंजा टेक्निक दिखा रहे हो,
ये मत करो भाई। देखो H2S is a toxic gas. H2S, a toxic gas, is used for the quantitative analysis. If the solubility of H2S is in water, if the solubility of H2S in water at STP is if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m, small m है 0.195 वाटर के बाद क्या था? at STP is 0.1 is बेटा if नहीं is 0.195 m, स्मॉल m है, जानते हो ना मतलब। हाँ, कैलकुलेट KH। अब देखो इसमें स्मॉल m से तुमसे सबसे पहले x निकलवाएंगे, बात समझ में आ गई ना भाई। स्मॉल m से x समझ गए ना कैसे निकलेगा, वो तरीका तो सिखाया था ना, n भी इक्वल हो जाता है फिर डिवाइड करके, एक दिन सिखाया था, करके देखना, नहीं आएगा तो संडे को बताऊंगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन वाले लीजिए। अच्छा इसका आंसर है 0.28 इंटू 10 टू पावर 3 ATM, 0.28 इंटू 10 टू पावर 3 ATM। ठीक है, अगला लिखें KH फॉर CO2, KH for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin। ठीक है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, calculate the quantity of carbon dioxide in 500 ml of soda water, in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm, when packed under 2.5 atm, CO2 pressure at 298 Kelvin, CO2 प्रेशर है 298 केल्विन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करके ले आइएगा। अगली क्लास में मैंने राउल्स लॉ थोड़ा सा पढ़ा दिया, सुनिए राउल्स लॉ का मैंने स्टार्टिंग पढ़ाई है, ये आइडियल के बारे में पढ़ाया गया है, प्लीज गुड़िया नहीं बेटा, ये आइडियल के बारे में पढ़ाया गया है। इसके बाद नॉन आइडियल के दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और तब ये हमारा टॉपिक खत्म होगा। ठीक है ना, अगली क्लास में मैं आपको थोड़ा सा लिखवाऊंगा लिमिटेशन वगैरह, और फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। आप जानते हो यही हो राउल्स लॉ क्या होता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो फिर मूव करते हैं।